ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, द रिएक्शन वॉज ऑल्सो एक्जोथर्मिक इन द केस, और इस केस में रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, एक्जोथर्मिक नाम देंगे। एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, ये आ सकती हैं एग्जाम में, तो अभी बात करेंगे कि दोनों क्या होती हैं। ठीक है, द रिएक्टिविटी डिक्रीज, रिएक्टिविटी जो है आपकी इस ऑर्डर में डिक्रीज होगी। मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा होगा, उसमें बबल्स ज़्यादा होंगे, फिर एल्यूमिनियम में होंगे, फिर जिंक में, फिर आयरन में। ठीक है, इस तरीके से आप पे क्या होगा, बबल्स का फॉर्मेशन होगा। अब बबल्स का होंगे तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस होगी उसमें। अगर बबल्स ज़्यादा हैं तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा है, और बबल्स कम है तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भी कम होगी। तो मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा होगी और Fe जो आयरन है उसमें कम होगी। ठीक है, और इस टाइम पे हमने टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं लाया, अनचेंज कर। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डायलूट एसिड। तो आपको ये भी याद रखना है कि कॉपर जो है वो डायलूट एसिड के साथ, डायलूट HCl के साथ नहीं रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक होता क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है, एक्सो का मतलब होता है हीट, ठीक है, सॉरी, एक्सो का मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है आपका एग्जैक्ट। ठीक है, एक्सो का मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट है। ठीक है, हीट है। ओके, सो एक्सोथर्मिक का मतलब ये है, अगर किसी रिएक्शन में से हीट निकल रही है बाहर, किसी भी रिएक्शन में से अगर हीट बाहर निकल रही है तो उसे आप क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे। कोई भी रिएक्शन उसमें से आपको ऐसा लगे कि हीट बाहर निकल रही है तो उस रिएक्शन को क्या कहलाएगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अगर किसी भी रिएक्शन में हीट जो है क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब कि हीट आपको पता ही नहीं चलता कि उसमें हीट है भी या नहीं, उसके अंदर हीट निकल रही है या नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। ये कहते हैं एंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले हीट को, तो क्या कहेगा, वो क्या कहलाएगा आपका, एंडोथर्मिक कहलाएगा। अगर हीट इवोल्व हो रही हो तो एक्सोथर्मिक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कहते हैं, हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन टू द अदर मेटल सोल्ट। अब कुछ मेटल सॉल्यूशंस जो होते हैं दूसरे मेटल सोल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, reactive metal can displace less reactive metal form the compound in the solution और molten form। सो क्या होता है, मान लीजिए कोई भी दो मेटल है, एक लेस रिएक्टिव है और एक मोर रिएक्टिव है। तो ये तो हो गई कि जो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, उसे कौन डिस्प्लेस कर देगा, मोर रिएक्टिव वाला। ठीक है, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल वाले को क्या कर सकता है, वहाँ से हटा देगा। ठीक है, और उसका स्पेस ले सकता है। ठीक है, तो वही बात आ गई इसमें कि अगर कोई भी दो मेटल है, एक उसमें लेस रिएक्टिव है और एक मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, वहाँ से हटा देगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, ओके, ऑल द मेटल इज द not equally reactive. We check the reactivity of various metal with oxygen, water and acid, but all the metal do not react with this reagent, so we were not able to put all the metal samples we had collected in the decreasing order of their reactivity. Displacement reaction studied in chapter 1 gives better evidence about the reactivity of metal. It is a sample and easy. If metal are displaced, metal B from its solution, it is more reactive than B. सो क्या है, ये हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि कैसे लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा हो तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि आपके दो मेटल हैं, हमने मेटल का नाम रख लिया ए और बी। ठीक है, तो ए वाला जो है वो ज़्यादा पावरफुल है और बी वाला क्या है, कम पावरफुल है। तो ए वाले ने क्या करा, बी वाले को डिस्प्लेस कर दिया सॉल्यूशन से, और क्या बना, और तो वो क्या हो गया, बी वाले से क्या होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा इसलिए तो डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो मेटल ए है, सॉल्यूशन हमारा बी है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, मेटल ए ने उसका स्पेस ले लिया और मेटल बी बाहर निकल गया। ठीक है, सो ये अगर आपको डिटेल में समझना है तो चैप्टर 1 में क्लियर आपको ये सारी चीज़ें एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं द रिएक्टिविटी सीरीज़। अब इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है रिएक्टिविटी सीरीज़ की। और इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं आएगा कि ऐसा तो इसमें से ये कौन रिएक्टिव है, नहीं, आपके पास 2-3 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं या फिर रिएक्शन दे सकते हैं, तो उसमें पूछ ले जाएगा बताओ इसमें से कौन सा क्या रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। आपको क्या कुछ इक्वेशंस दे जाएगी, ठीक है, मान लीजिए कुछ इक्वेशंस ऐसे दी गई हैं तो आपको कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट आप जब भी कर पाओगे जब क्या होगा, जब आप ये जान पाओगे कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अगर आप वो पता कर लोगे तो फिर आप बता सकते हो कि कौन किसका स्पेस लेगा और वो क्या बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है हमारी, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या है, आपका सारा दिया हुआ है कि कैसे क्या है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव नीचे है और मोर रिएक्टिव ऊपर है, और जो नॉर्मल है वो बीच में, ठीक है। तो आपको ये सीरीज़ याद रखनी है कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। इसमें देखिए के जो है पोटेशियम जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, फिर Na है, फिर CaMg है, इस तरीके से ये सारे ही सीरीज़ आपको दी गई है। तो ये सीरीज़ अगर आपने लर्न कर ली तो आप क्या कहेंगे कि आधे से ज़्यादा आप जो इक्वेशंस हैं वो आप कंप्लीटली कर पाएंगे, क्योंकि रिएक्शंस ऐसी इस तरीके से आती है कि आपको कंप्लीट करने की रिएक्शन सी जाती है, ठीक है। आपको ये भी बोल देगा कि अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी सीरीज़ को, ठीक है, उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसे क्या करना है, अरेंज करना है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। तो ये आपको लर्न करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं अलग अलग अकॉर्डिंग्स टू अपने। अच्छा, आपने ये पढ़ा हुआ कि एलिमेंट शेल, तो क्या होता है कि जो आपके उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के या कंपाउंड के, किसी भी सब्सटेंस के, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं आउटर मोस्ट सेल में होते हैं वही रिएक्ट करते हैं दूसरों वालों के साथ। जैसे कि मालूम है, एक एग्जांपल लूँ, Na का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। Na है, टॉपिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, तो 281, ठीक है। यह क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये जो 1 है, यही 1 जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब बाहर वाली शेल में जो होता है उसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी कह सकते हैं या सेल कह सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, रिएक्ट करता है दूसरे वाले के साथ, ठीक है। अब किस तरीके से रिएक्ट करना है, इसे लेना है या देना है, ऑब्वियसली ये 1 छोड़ेगा ही, अपने आप को कंप्लीट करना होगा इसे। तो क्या करेगा, ये 7 लेके थोड़ी ना करेगा, ये अपना एक लूज़ कर देगा और क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव बना लेगा अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, ये आपका यही एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, Na है आपका, ठीक है। इसे स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा, 281 मैंने आपको बताया। तो इसने स्टेबल होने के लिए 1 को लूज़ कर दिया, क्या बना दिया, 28, और क्या बन गया, Na पॉजिटिव। इसी तरीके से क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसने क्या करा, 287 है। अब इससे बढ़िया ये 7 छोड़, इससे बढ़िया एक ले ले, तो ये एक ले लेगा, क्या बन जाएगा, 288, और क्या बन जाएगा अपना आपको, Cl नेगेटिव बना लेगा, ठीक है। तो ये अपने आप को कंप्लीट करते हैं, रिएक्शन करते हैं अपनी आउटर मोस्ट सेल के अकॉर्डिंग कि इन्हें क्या चाहिए, कितने अकॉर्डिंग से चलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने Na और Cl दोनों पढ़ लिए, अगर इन दोनों को हमें एक साथ अट्रैक्ट कराना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम Na एंड Cl को कराएंगे तो दोनों एक दे सकता है और एक ले सकता है। तो क्या करेगा ये, जैसे कि हमारे पास Na है उसके पास 281, 1 एक्स्ट्रा है, और Cl है हमारा, उसे क्या चाहिए, 287 है, इसे एक चाहिए, तो ये एक इसको दे देगा और क्या बन जाएगा हमारा, NaCl, ठीक है। क्या बन जाएगा, NaCl। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, यहाँ पे पूरी फॉर्मेशन दे रखी है, कैसे यहाँ पे हमने M को दे दिया, एक इसको दे दिया और ये बन गया, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आएगा कि कैसे क्या हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड का नाम भी दे रखा है, आयनिक बॉन्ड, तो इसने कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया, आयनिक बॉन्ड फॉर्म किया है, ठीक है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कंपाउंड बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, ठीक।
कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म किया है। ठीक, आयनिक बॉन्ड होता क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी पढ़ेंगे अभी। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे, NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl2, ये सारे क्या है हमारे आयनिक बॉन्ड के ये एग्जांपल। इन्होंने क्या करा है, एक किसी को दे, जिसमें क्या होता है कम्प्लीटली अपने आयंस को सॉरी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, किसी को दे देता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का और उसे डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं। ठीक है, ब्रीफ में ये क्या होता है। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है, यहाँ हमने एक लिया है Na और एक तरफ है हमारा Cl। ठीक है, तो Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है 281, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 11 और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है 17 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 287। और हमारी KLMN शेल जो है KLMN शेल वो किस अकॉर्डिंग फिल की जाती है 28818 फॉर्म की जाती है। वैसे तो बहुत सारे हैं, 281832 भी है, 281832, लेकिन अप्लाई की जाएगी ये वाली। ठीक, तो 28813 इसके अकॉर्डिंग सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होने चाहिए। तो Na में हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे 2 है फर्स्ट में, ठीक है, K में 2 है, फिर L में 8 है और M में 8 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 है। तो अगर हम किसी से 7 लें तो वो ज़्यादा हैवी होगा। ठीक है, कोई आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं देगा, लेकिन अगर हम क्या कर सकते हैं 1 लूज़ कर सकते हैं। अगर हम 1 लूज़ करते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन या कितने भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसको वो क्या बन जाता है हमारा, वो हमारा Na जो भी एलिमेंट है वो प्लस, उसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो प्लस, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज़ किया होते तो 2 प्लस लिखते। ठीक है, लिखते 2 प्लस, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारा Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर क्या है 287, हमें क्या चाहिए 288 चाहिए, क्या चाहिए हमें 288 चाहिए, तो 28, लेकिन यहाँ पे 7 है, हमें ये क्या करना होगा एक लेना होगा, 7 लूज़ तो नहीं कर सकते, वो ज़्यादा महंगा होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तब क्या होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा Cl, जब हम लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है और देते हैं तो प्लस चार्ज आता है। ठीक है, NaCl ये हो गए। तो अब देखिए दोनों ने ये हुआ, अब इन दोनों का अगर कोऑर्डिनेशन करें, वैसे तो सिंगल एलिमेंट में हमारा ये होता है, लेकिन अगर हमें इन दोनों को क्या बनाना है, एक कंपाउंड बनाना है, तो क्या करेंगे दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे Na को ये जो होगा वो जो एक लूज़ कर रहा है वो क्या करेगा Cl को दे देगा एक। ठीक है, क्या करेगा Cl को दे देगा एक। ठीक है, और जो Cl है उसे एक नीड भी है, तो वो Cl क्या करेगा उसको ले लेगा आराम से, और वो क्या फॉर्म करेंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए जैसे ये हमारा Na है, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक था, एक। Cl है, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ 7 है। ठीक है, यहाँ कितने हैं 7 है। ओके, सो लास्ट ऑर्बिट में जितने होते हैं वो उतने हमें डॉट लगाने होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ठीक है, अब ये वाला हमें एक चाहिए, तो हमने इन दोनों को पेयर करा, इन्होंने पेयर किया एक दूसरे और क्या बना लिया NaCl बना लिया। तो हमारा कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ NaCl फॉर्म हुआ। इस तरीके से फॉर्म होता ही नहीं, हम क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आई होप समझ में आई होगी कि कैसे होता है ये, किस तरीके से ये बना है। ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं इसे पूरा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या हुआ। इसी तरीके से ये क्या है, ये सारे आपके इसी तरीके से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका मैंने ये NaCl बताया ना अभी, वैसे ही ये क्या हुआ, ये सारे बॉन्ड्स जो हैं इसी तरीके से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं हमारा क्या है। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो पहले फिजिकल नेचर के बारे में देख लेते हैं कि फिजिकल नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो फिजिकल नेचर में देखिए आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड and are somewhat hard because of strong phase of attraction between the positive and the negative ion. These compounds are generally bitter and
ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो क्या होता है कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। पहला ये कैसा फॉर्म होता है इनका, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या होता है, कंबाइंड होते हैं। तो वो क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है। और ये क्या है, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होते हैं, देखिए, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो ये क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप प्रेशर इस पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होगा। जैसे मान लो आपने कोई मेटल का पीस लिया और आपने हैमर से उसको बीट किया, तो क्या वो एकदम पाउडर्ड फॉर्म हो जाएगा, नहीं होगा ना पाउडर फॉर्म। तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, तो उसे ब्रिटल फॉर्म कहते हैं, उसे ब्रिटल कहते हैं। ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं क्या होता है। ठीक है। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है। दिस इज बिकॉज इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शंस। और ये इसलिए होता है कि जैसे कि मान ली हमने एग्जाम्पल लिया है, NaCl लिया है हमने, मान लीजिए। ठीक है। तो इसे ब्रेक करने के लिए तो क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसे ब्रेक करना बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मुश्किल है। ठीक है। इस वजह से क्या है, इसमें क्या है, ये इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग, मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी से पता चल रहा है कि सॉल्युबल है या नहीं। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट व्हेन एज अ केरोसिन, पेट्रोल एक्स। तो क्या है, ये मोस्टली जनरली सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, जैसे कि कैरोसिन है, पेट्रोल है, इनमें इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब इनमें घुल नहीं पाते। ठीक है। और वाटर होगा तो उसमें डिजोल्व हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा। कि किस में ब्रेक होगा, Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, जब इसे हम क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अ सॉल्यूशन ऑफ ionic compound in water contain an ion which moves to opposite electrodes. When electricity is passed through the solution, ionic compound in a solid do not conduct electricity because the movement of ion in the solid is not possible due to the rigid structure. But ionic compound conduct electricity in molten state. This is possible in the molten state. अच्छा, ऐसा करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंडक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का कैसा कंडक्शन होता है, उसमें किस तरीके से, ये देखते हैं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। तो आपको फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, या फिर चार्ज उसमें जो होता है, करंट जो होता है, वो कैसे फ्लो होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे ही क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वो करंट है, वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सॉरी, अपोजिट, ओके, सो क्या होगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हमारा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि उसमें करंट कैसे फ्लो होगा। ठीक है। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कब होगी, जब चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे, तभी क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, करंट जनरेट होगा। अ सॉल्यूशन ऑफ ए आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस। कोई भी सॉल्यूशन है, मान लीजिए कोई भी आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या होगा, जब हम उसे वाटर में डालेंगे तो उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। जिस तरीके से ये क्या है, Na+, Cl-, ये क्या है, आयन है एक तरीके से। तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे। सॉल्यूशन ऑफ ए आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस। तो उसमें क्या होता है, आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, Na+ एंड Cl-, ये क्या है, आयन्स है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास through the solution. Ionic compound in a solid state do not conduct electricity because movement of ions in a solid is not possible. तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई भी सॉलिड है, ठीक है, उसमें अगर आपने करंट पास करा तो क्या होगा,
करंट पास करेंगे आप, तो उसमें करंट जो सॉरी जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो अगर सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि वो रिजिड है, हार्ड है। तो हार्ड होने की वजह से उसमें ये थोड़ी मूवमेंट थोड़ी ना हो पाएगा, चार्जेस का नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो मोल्टन स्टेट में है, मतलब ना ही आपका पानी जैसा मोल्टन स्टेट ऐसा होता है कि ना ही वो आपने देखा होगा कभी चाशनी देखी हो, वो क्या होता है मोल्टन स्टेट में होता है, ना ही पानी में होता है ना ही सॉलिड में होता है, ठीक है, गाढ़ी वाली चाशनी, ठीक है, ऐसे लिक्विडफाई नहीं, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, मोल्टन स्टेट कह सकते हैं। अगर मोल्टन स्टेट में है तो उसमें चार्जेस फ्लो कर सकते हैं और करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। आपका ये याद रखना है आपको, जो आपके चार्जेस होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। किस में मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट में क्या कर सकते हैं, करंट, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं कर सकते। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। सो क्या होता है कि अगर हम उसे हीट करेंगे मोल्टन स्टेट को, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या मूव कर सकते हैं, ठीक है। दस द आयनिक चार्ज फ्रीली टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आयनिक चार्ज क्या होंगे आपके, कंडक्ट कर सकते हैं ईजिली क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स क्या है, अब मेटल हमें कैसे मिले, किस फॉर्म में मिले, कहाँ से मिले, यही क्या होता है, अकरेंस ऑफ मेटल में आता है, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स, द अर्थ क्रस्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल। क्या है, अर्थ क्रस्ट है आपकी जो अर्थ है उसमें क्या है, बहुत सारे टाइप के आपके मेटल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सोल्यूबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। जो आपका सी वाटर है, समुद्र का पानी है, उसमें भी बहुत सारे हमें क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि NaCl जो कि हम खाते भी हैं, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। अच्छा, देखिए क्या है, मान लीजिए बहुत सारे हमें पता है कि जो बहुत सारे पहले से ही हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड ऐसे हैं जो अर्थ क्रस्ट में हमारे पहले से ही प्रेजेंट है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। एट some places minerals contain in a very high percentage of a particles metal and the metal can be profitable extraction from it, these minerals called ores। so क्या होता है, ये बहुत सारे क्या होते हैं, जो आपके मेटल्स हैं हमारे बहुत सारे परसेंटेज पे, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं कहीं पे मिलते ही नहीं, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, ठीक है। तो अगर जब ये मिलते हैं हमें, तो ये प्योर स्टेट में नहीं मिलते हैं, हमें इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलते हैं। इम्प्योरिटीज़ मतलब कि हो सकता है एक्स्ट्रा वेस्ट समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आपके चावल हैं, ठीक है, चावल में क्या होते हैं, थोड़े छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मिक्स होते हैं, उनके साथ थोड़ा डस्ट होता है, तो मिला हुआ इसके साथ, तो वो जिसके साथ मेटल जो होते हैं, ऐसे ही हमारे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ से मतलब मिल के बने होते हैं, मतलब उसमें होते हैं वो और इम्प्योरिटीज़ पहले से ही प्रेजेंट। तो वो जो होता है उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, और। तो और जो होता है हमें क्या मिलता है, इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, इम्प्योरिटीज़ के साथ होता है कोई भी एलिमेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, और कहते हैं। क्या कहते हैं, और कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अब क्या होता है, अब हमें और मिल गया, अब और मिल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें मतलब प्योर स्टेट में कोई भी मेटल मिल गया, नो नो, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि हमारा जो मेटल होता है वो इम्प्योरिटीज़ के साथ मिला, तो अब उसे प्योर फॉर्म में, उसके एग्जैक्ट फॉर्म में उसे लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सकर्शन ऑफ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सकर्शन ऑफ मेटल कहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, और इनफैक्ट ये 9th में भी है, ठीक है। क्या होता है कि हमें कोई भी मेटल मिला तो उसे पहले प्योर करना है, साफ़ करना है, साफ़ करो, फिर उसे हमें प्योर फॉर्म में लाना होता है, बहुत सारे केमिकल्स के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है, तब जाके वो हमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं। इसी तरीके से नहीं कि मिल गए, नो, ठीक है। सो देखते हैं क्या है हमारा, यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में अभी पढ़ा है ना।